नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करेंगे जिसको डिसीजन लेने से सिर्फ दाऊद इब्राहिम ही रोक सकता था। जिस व्यक्ति की आज हम बात करने जा रहे हैं उसको दाऊद का गुरु भी कहा जाता है। कहते हैं किसी में हिम्मत नहीं होती थी जो उसके काम में दखल अंदाजी कर सके। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है खालिद पहलवान की। उसका रुतबा बहुत बड़ा था और उसकी सोच सबसे अलग थी। उसका मिलना जुलना बहुत कम लोगों के साथ था। गैंग से जुड़े लोगों के लिए खालिद से मिलना बेहद ही मुश्किल हुआ करता था। खालिद ने अपनी छवि को कभी चेंज नहीं होने दिया। जैसे कई गैंगस्टर और डॉन होते हैं जो ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कई ऐसी गलती कर बैठते हैं जिनको ऊपर से नीचे आने में वक्त नहीं लगता, लेकिन खालिद एक ऐसा शख्स था जिसने सारी उम्र अपनी इमेज को बरकरार रखा। दाऊद जिसको गेम चेंजर भी कहा जाता है, दाऊद जिसके बारे में कहा जाता है वो बड़ी से बड़ी मुश्किल में अपने ठंडे दिमाग से काम लेता है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 18 अगस्त 2020 को भगोड़ों की लिस्ट डिक्लेयर की थी, जिनमें से दाऊद का भी एक नाम था। लेकिन 16 घंटों के बाद दोबारा उस लिस्ट को डिक्लेयर किया गया, लेकिन इस बार दाऊद का उस लिस्ट में नाम नहीं था। इसी से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि दाऊद की पहुंच, दाऊद का रुतबा आज भी पाकिस्तान में बुलंद है। जब भी दाऊद का नाम आता है तो उसके गुरु, उसके मेंटोर को याद जरूर किया जाता है। दाऊद जिसने अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी भी नहीं की थी, लेकिन आज भी वो नवाबों की तरह रहता है और अपने तेज दिमाग की वजह से ही आज तक बचता आ रहा है। भारतीय लेखक हुसैन जैदी अपनी किताब में लिखते हैं, दाऊद ने अपने आप को सरेंडर करने के लिए पुलिस के आगे 3 शर्तें रखी थी। पहली, उस पर 1993 के हमले के अलावा कोई और मुकदमे नहीं चलने चाहिए। दूसरी शर्त ये थी कि उसका सीबीआई के अंडर मुकदमा चले और तीसरी शर्त ये थी कि उसको जेल में नहीं हाउस अरेस्ट में रखा जाए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने दाऊद की कोई भी शर्त मानने से इनकार कर दिया। दरअसल दाऊद लोगों को ये दिखाना चाहता था कि भारत सरकार उसको भारत लाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। दाऊद ने एडवोकेट राम जेठमलानी को संपर्क कर कहा था कि वो हिंदुस्तान आना चाहता है। राम जेठमलानी ने बहुत कोशिश की, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उसकी इन शर्तों को नहीं माना। आज भी दाऊद पाकिस्तान में है और आज भी वो हर काम करता है जो वो पहले करता था, चाहे वो रियल एस्टेट से जुड़ा काम हो, चाहे बिजनेसमैन से फिरौती लेनी हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को अपने इशारों पर चलाना हो। अगर दाऊद के बारे में और अच्छे से जानना है तो उससे पहले उसके बारे में जानना होगा जिसने उसको ट्रेंड किया। खालिद पहलवान का पूरा नाम था खालिद खान पाचा। खालिद के बारे में कहा जाता है कि वो गैंगस्टर नहीं बल्कि पहलवान फैमिली से बिलोंग करता था। वो भोपाल मध्य प्रदेश के गांव हरदा का रहने वाला था। खालिद ने सैफिया कॉलेज से इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन की। कहते हैं वो 6 महीने बाद पुलिस फोर्स को ज्वाइन करने वाला था, लेकिन वो कहते हैं ना, कब किसको किस्मत कहाँ लेकर चली जाए कुछ पता नहीं होता। ऐसा ही कुछ खालिद के साथ हुआ। साल 1970 में खालिद ने मुंबई में कदम रखा। खालिद चाहता था कि मुंबई में उसको बतौर बॉडीगार्ड की नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि मुंबई में सेलिब्रिटीज़ को बॉडीगार्ड की ज़रूरत होती थी। यही सोचकर खालिद ने मुंबई में कदम रखा। खालिद की नौकरी पाने की तलाश जारी थी। इसी दौरान खालिद ने बासु दादा के अखाड़े को ज्वाइन कर लिया। यहाँ से ही खालिद का नाम खालिद पहलवान पड़ा। वो अब बासु दादा का बॉडीगार्ड बन चुका था। ये वो समय था जब बासु दादा का इलाके में अच्छा खासा नाम हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे बासु दादा का दबदबा कम होने लगा था। यही वो समय था जब क्राइम की दुनिया में दाऊद पूरी तरह उतर चुका था। खालिद पहलवान और दाऊद एक दूसरे को जानने लगे थे। दोनों में दोस्ती हो गई थी। कहते हैं खालिद ने दाऊद के लिए काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन खालिद ने कभी भी दाऊद के लिए लालच में काम नहीं किया। वो दाऊद को उसके नाम से बुलाया करता था। दाऊद के धंधे को शिखर तक पहुंचाने में खालिद का बहुत बड़ा हाथ बताया जाता है। दाऊद की खालिद ने बेहद मदद की। पठान गैंग को ख़त्म करने में भी खालिद ने दाऊद का बढ़ चढ़कर साथ दिया। डी कंपनी की नींव को खालिद ने ही मजबूत किया था। कहते हैं जब पठान गैंग दाऊद के घर पर हमला करने पहुंच गई थी तो
खालिद ने उनको आता देख लिया था, जिसके बाद खालिद ने दाऊद के घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। पठान गैंग द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इसमें दाऊद के भाई इकबाल कासकर को गोली लगी थी, लेकिन वो बच गया था। खालिद ने भी पठान गैंग पर जवाबी फायरिंग करनी शुरू कर दी और उसने डट कर मुकाबला किया। खालिद के बारे में ये भी बताया जाता है कि उसने दाऊद के खास आदमी छोटा शकील को बचाया था। दरअसल हाजी अली इलाके की तारदेव एयर कंडीशनर मार्केट में महमूद कालिया ने शकील पर चाकू से हमला कर दिया था। खालिद के वहां अचानक पहुंचने पर शकील की जान बची थी। 90 का वो दौर जब लोग मुंबई कोर्ट की नहीं बल्कि डी कंपनी की अदालत की शरण लिया करते थे। लोगों का मानना था कि अगर वो कोर्ट में जाएंगे तो सारी उम्र कोर्ट के ही चक्कर लगाते रह जाएंगे, लेकिन दाऊद की अदालत में जल्दी फैसला आ जाया करता था। उस फैसले को कोर्ट से भी ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। एक बार दो बिजनेसमैन में पैसे को लेकर अनबन चल रही थी। इन व्यापारियों का नाम था शिव कुमार और सतार धागा। दोनों का धागे का व्यापार था। शिव कुमार दादा के पास सतार धागा के पैसे थे। इसको लेकर सतार धागा ने पुलिस में भी कंप्लेंट की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ शिव कुमार दादा के दाऊद के भाई अनीश इब्राहिम के साथ लिंक थे। सतार नाम का व्यापारी सफ़ी तूफानी नाम के आदमी के टच में आ जाता है। सफ़ी तूफानी एक बेहद खतरनाक क्रिमिनल था। उसके बैतुल्ला खान के साथ अच्छी जान पहचान थी। आपको बता दे, बैतुल्ला खान के खालिद पहलवान के साथ अच्छी रिश्तेदारी थी। दोनों की पत्नी आपस में बहनें थी। सफ़ी तूफानी इसको लेकर बैतुल्ला खान के पास जाता है, जिसके बाद बिजनेसमैन शिव कुमार दादा को अगवा कर गाड़ी से अपने ठिकाने पर लेकर आ जाते हैं। उस व्यापारी को बहुत मारा पीटा गया और उससे पैसे मांगे गए। वो व्यापारी 60 से 70 लाख रुपयों का अरेंजमेंट करता है। साथ ही साथ उन लोगों ने शिव कुमार की एक दुकान अपने नाम भी करवाई। कहते हैं इस बात की खबर पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस सफ़ी तूफानी और बैतुल्ला खान के पीछे लग जाती है। जब मामला ज़्यादा गर्मा गया तो ये खबर बैतुल्ला के जरिए खालिद पहलवान तक पहुंच गई। पुलिस का प्रेशर बढ़ रहा था तो खालिद ने बैतुल्ला खान और सफ़ी तूफानी को दुबई बुला लिया और मामला ठंडा होने तक यहाँ रहने को कहा। बताया जाता है शिव कुमार के किडनैपिंग की खबर माधव भाई नाम के गैंगस्टर ने पुलिस तक पहुँचाई थी। उसने पहले डी कंपनी तक ये बात पहुँचाई थी, लेकिन डी कंपनी के किसी भी सदस्य ने इस मैटर को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, इसलिए उसने पुलिस तक ये इन्फॉर्मेशन लीक की। वहीं बिजनेसमैन शिव कुमार की अनीश इब्राहिम के साथ अच्छी बनती थी। जब ये मैटर अनीश इब्राहिम तक पहुंचा तो खालिद पहलवान के हाथों में ये मामला पहले ही आ चुका था और अनीश ने इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया और कहा खालिद पहलवान ही इसको देखेंगे। खालिद पहलवान ने सफ़ी तूफानी के साथ साथ माधव भाई की गैंग को इस मैटर को सॉल्व करने के लिए दुबई आने को कहा। माधव भाई की गैंग का इजाज पठान नाम का व्यक्ति दुबई आता है। वो खालिद से मिलने उसके घर जाता है। कहते हैं जब एटीट्यूड से एजाज पठान खालिद के सामने बैठा था और जिस तरीके से उसने खालिद से बात की, इस सब को देखकर खालिद को गुस्सा आ गया। खालिद पहलवान उम्र में भी एजाज पठान से बड़ा था। खालिद पहलवान ने एजाज को बहुत डांटा और उसको जल्दी से जल्दी घर से निकलने को कहा। यहाँ तक कि उसको खालिद पहलवान की तरफ से वार्निंग भी मिली, अगर वो 24 घंटों में दुबई से बाहर नहीं गया तो उसको मार दिया जाएगा। एजाज पठान दुबई से चला जाता है। कहते हैं दिनेश झाड़िया नाम का शख्स खालिद का आदमी था तो उसको माधव के आदमियों ने बहुत मारा। एक तरह से दिनेश झाड़िया को अधमरा कर दिया था। ये वो समय था जब खालिद पहलवान दुबई में रह रहा था। जब इसके बारे में खालिद को पता चला तो उसको बहुत गुस्सा आया। जिसने दिनेश झाड़िया पर चाकुओं से हमला किया था उस मेन आदमी का नाम था फिरोज टकला। तो कहते हैं एक हफ्ता पूरा भी नहीं हुआ था कि फिरोज की लाश मुंबई के एक इलाके से पाई गई। खालिद पहलवान को लोग केपी कहकर भी बुलाया करते थे। माधव और केपी की दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। माधव भाई की मदद के लिए सीबीआई भी पूरी तरह तैयार थी। माधव भाई के बारे में बताते हैं वो पहले पठान गैंग के लिए काम किया करता था, लेकिन जब पठान गैंग पूरी तरह खत्म हो गई तो उसने अपनी खुद की गैंग बना ली। धीरे धीरे उसकी सफ़ी तूफानी और बैतुल्ला खान के साथ दुश्मनी हो जाती है। बैतुल्ला खान से दुश्मनी समझो खालिद पहलवान से दुश्मनी। माधव ठक्कर पर जानलेवा हमला होता है लेकिन वो बच जाता है।
एक दिन वो भी आ गया जब माधव भाई का कत्ल उसी के ऑफिस में एक आदमी द्वारा कर दिया गया। जब कत्ल हुआ था तो उसके बॉडीगार्ड्स भी उसके साथ थे। इस बात के आज तक सबूत नहीं मिले कि माधव भाई को वाकई में खालिद पहलवान ने ही मारा था। कई बार तो ये भी अफवाह उड़ी कि दाऊद के साथ अब खालिद के वो अच्छे संबंध नहीं रहे और दोनों के बीच दरार पैदा हो गई है। लेकिन भारतीय लेखक हुसैन जैदी ने खालिद से मिलकर बतौर दुबई जाकर उनका इंटरव्यू लिया, जिसमें उन्होंने खालिद से दाऊद और उसके संबंध के बारे में पूछा। खालिद पहलवान ने बताया कि उसके दाऊद के साथ वैसे ही पुराने अच्छे ताल्लुकात हैं जैसे पहले थे और आज भी वो दाऊद के टच में है। तो दोस्तों, ये थी खालिद पहलवान की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।